हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जनरल साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एमपी पीईबी और एसएससी जेई 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 2 या 3 बार ना पूछा गया हो। कुछ क्वेश्चन आपके फेमिलियर हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कम फेमिलियर हो सकते हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 1 AU भी बोलते हैं इसको। ये एवरेज डिस्टेंस होती है बिटवीन द सन एंड अर्थ्स ऑर्बिट। और ये डिस्टेंस जो होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, मतलब इसको अगर वैसे पूछा जाए मीटर में कितनी होती है, किलोमीटर में कितनी होती है, मिलियन माइल में कितनी होती है, तो उससे भी रिलेट करके कहीं कहीं एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। मेनली आपको ये याद रखना है कि 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर इसकी वैल्यू होती है। ये याद रखिए, इसके बाद कन्वर्ट करके आप किलोमीटर में भी निकाल लेंगे। कहीं कहीं एक क्वेश्चन आया जिसमें 150 मिलियन किलोमीटर इसका आंसर है। कहीं कहीं माइल्स में एक क्वेश्चन आया है 93 मिलियन माइल्स। वो रिपीट हो या ना हो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। 193 मिलियन माइल्स, 150 मिलियन किलोमीटर और 150 मिलियन किलोमीटर, और मेन ये याद रहना चाहिए। इससे आप वहाँ कन्वर्ट कर लेंगे और जनरली ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी जो मेरा कॉन्शियसनेस कहती है। अगला क्वेश्चन है 1 लाइट ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है लाइट ईयर किसकी यूनिट है, और ईयर लगा होता है तो आप टाइम भी बोल सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे आप मतलब एज आपकी बढ़ेगी, आप कई एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये यूनिट डिस्टेंस की होती है। आज की डेट में भी रेशियो 85:15 जाएगा अगर देखा जाए, इतने तो टाइम लगा ही जाएंगे। तो 1 लाइट ईयर डिस्टेंस की आपकी यूनिट होती है। और कितनी वैल्यू होती है इसकी, तो इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो यहाँ पे तो इन्हें अप्रॉक्सीमेट में दे दिया है। इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। अब अगर इसको 10 के इक्वलाइज कर दो तो 10 गुणा 10 की घात 15 यानी 10 की घात 16 मीटर आ जाएगा। कहीं कहीं ऑप्शन में हो सकता है आपको मीटर में ना दें, किलोमीटर में दें, तो तुरंत 10 की घात 13 किलोमीटर वाला आंसर सिलेक्ट कर लेना। कहीं कहीं इसमें भी वैरायटी कर देंगे, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर लिख देंगे, तो ये कन्वर्ट होके अप्रॉक्सीमेट में वही बनेगी। तो इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। पोटेंशियल किस को मेजर करते हैं, किस में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर आप चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जब 12th लेवल पे आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें 2 पेपर हुआ करते थे, फर्स्ट सेकंड। उसमें सेकंड पेपर में एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते थे। इलेक्ट्रिक चार्ज इन्फिनिटी से कहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वहाँ एक फार्मूला पढ़ते थे V = W/Q। अगर सिंपली यूनिट रिप्लेस कर दें तो W की यूनिट जूल होती है और Q की यूनिट कूलाम होती है, तो जूल पर कूलाम इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर इज नोन एज। अगर प्रेशर को इंस्ट्रूमेंट यूज करे तो उसको क्या इसमें से बोलेंगे, तो हमें इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता हो कि क्या क्या मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, यानी कि वाटर वेपर एयर में कितना एग्जिस्ट है उसको मेजर करता है। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। एनेमोमीटर और एनेरॉइड बैरोमीटर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसमें मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। एनेमोमीटर जो है वो विंड स्पीड को मेजर करता है। एनेमोमीटर विंड स्पीड को और इसकी डायरेक्शन को भी मेजर करता है, विंड स्पीड एंड इट्स डायरेक्शन। जबकि एनेरॉइड बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है एनेरॉइड बैरोमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एनेरॉइड बैरोमीटर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हु इन्वेंटेड द सेफ्टी रेजर। सेफ्टी रेजर किसने इन्वेंट किया? तो ये सेफ्टी रेजर इन्वेंट किया था, इनका पूरा नाम था किंग कैंप जिलेट। किंग कैंप जिलेट पूरा नाम था इनका, किंग कैंप जिलेट। और कब किया था इन्होंने इन्वेंटेड? अराउंड 1900। तो जो जिलेट रेजर भी यूज आप करते हैं उसके पीछे ये रीजन है कि इनका नाम किंग कैंप जिलेट था जो इन्वेंटर थे। अगला क्वेश्चन है पर्सन कैन जंप हाइयर ऑन द मून सरफेस देन ऑन अर्थ बिकॉज। ऐसा ग्रेविटी की वजह से होता है, तो आंसर तो सी हो जाएगा। दूसरा ग्रेविटी G/6 होती है, तो ये भी क्लियर हो गया कि कितनी हायर रहेगा। तो ग्रेविटी चूंकि कम होती है तो जंप हाई कर सकता है मून सरफेस पे अर्थ की तुलना में। ऑब्वियस क्वेश्चन है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें एग्जैक्टली पता भी तो होना चाहिए कि होता क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मूविंग है तो ये तब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में तभी जाएगी जब कोई फोर्स एग्जिस्ट होगा एक्सटर्नल,
और कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में तब आएगी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा। यानी फोर्स के अस्तित्व के लिए, फोर्स के एग्जिस्टेंस के लिए स्टेट ऑफ द बॉडी चेंज होगी, ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो वही रिवर्स करके कह सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो फोर्स नहीं जानता है वो फोर्स जानेगा तभी जब स्टेट ऑफ द बॉडी चेंज होगी इन फॉर्म ऑफ द रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए कर्व्ड पाथ, इट्स एक्सीलरेशन इज। देखिए, अगर बॉडी कर्व पाथ पर कोई मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी तो टेंजेंशियली होती है, बट वो मूव कर्व पाथ में तभी कर पाएगी जब वो सेंटर की तरफ उस पर एक अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को एग्जिस्ट करने के लिए उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी होना चाहिए। और जैसा कर्व्ड पाथ सर्किल का होता है उस पर इसकी ये एंगल 90 डिग्री रहता है, ड्यू टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड द force or the acceleration will be in the direction of the radius towards the center. That's why it will be perpendicular to its velocity. तो correct option D part होगा। अगला क्वेश्चन है, when the velocity of a body is doubled, its potential energy is doubled, acceleration is doubled, kinetic energy is doubled, momentum is doubled। आप डिपेंडेबिलिटी देखिए, एक्सीलरेशन की डिपेंडेबिलिटी होती है dv अपॉन dt, यानी v और t दो वेरिएबल होते हैं, आसान नहीं है कह पाना कि क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, m कांस्टेंट होता है, टोटली डिपेंडेबिलिटी v पे होती है। अगर v को डबल करेंगे तो v² 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी, ऑप्शन नहीं होगा, एक्सीलरेशन डबल नहीं होगा। मोमेंटम की अगर डिफिनेशन देखें तो p बराबर mv होती है, जिसमें v पे डिपेंडेबिलिटी होती है, यानी कि यहाँ पे डबल करने पे मोमेंटम डबल हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी स्टैटिक फॉर्म ऑफ बॉडी से रिलेट करके होती है, तो वहाँ पे मोशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डबल तो होना ही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन मोमेंटम इज डबल्ड हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स कोई ऐसे फोर्स नहीं है जो आपको पिक्चर में दिख जाएंगे कि हाँ मुझे किसी ने धक्का मारा, ऐसा नहीं है। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। इनकी एक पेरीफरी होती है, एक इन्वायरमेंट होता है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इतना लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उस जोन में अगर आप पहुँच गए तो वहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप पृथ्वी पे नहीं हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की फीलिंग डिपेंड करेगी कि आप किस ग्रह पर हैं। ऐसे ही मैग्नेटिज्म की एक फील्ड होती है, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक फील्ड होती है, तो दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, कार इज मूविंग ऑन ए रोड एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार इज। अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो ये उल्टा चला जाएगा। 85% लोग इसको गलत भी कर सकते हैं, 15% ही सही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन IAS में CSET में जो जनरल साइंस आती है उसका है। मैंने उठाकर यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि इसके पीछे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बहुत समझने लायक। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मूविंग है, वो तब तक उसी पोजीशन में बनी रहेगी जब तक कि इस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स F न लगाया जाए। इसका कहने का दूसरा मतलब है, इफ़ ए बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन विल रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन until and unless another external force is not applied. It means net resultant force in the state of rest either in the state of motion on the body is zero. इस पर अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा तो एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत ही क्या होगी। एक्सटर्नल फोर्स उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए लगाया जाता है। तो जो ये क्वेश्चन कह रहा है उसमें 60 का कोई खास मीनिंग नहीं है, बट इट्स ओनली सेइंग कि यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रहा है, यानी इट्स इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार इज इक्वल टू जीरो। अब अगर इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दे कोई, कह दे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तब क्या होगा? तब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा? कतई जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर फोर्स उस पर कुछ ना कुछ लग रहा है तभी उसकी स्पीड पे वेरिएशन आएगा। स्पीड पे वेरिएशन आने का मतलब ही होता है एक्सीलरेशन का एग्जिस्टेंस, और एक्सीलरेशन एग्जिस्ट कर गया तो फोर्स बराबर एम ए हो जाएगा। और अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो उसका मतलब ही है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड पर है।
और यूनिफॉर्म स्पीड पे है मतलब एक्सीलरेशन जीरो है, और एक्सीलरेशन जीरो है मतलब फोर्स अपने आप जीरो हो गया। तो आपस में ये तीनों चीज़ें कोरिलेट करती हैं, और ऑब्वियसली ये सब 12th और 10th लेवल की चीज़ें हैं जो आप भूले नहीं होंगे। खैर, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है, आप इलास्टिक को दूसरे सेंस में सोच जाते हैं, अपने मन में इन्वायरमेंट से स्थापित भावना के हिसाब से ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा गलती कराएगा। एक बात बिल्कुल क्लियर रखिए, फिजिक्स के लाज के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। जो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो कहता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और बाय द लॉ ऑफ द फिजिक्स जितना यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा उतना ही इलास्टिसिटी उस पर्टिकुलर मटेरियल की ज़्यादा होगी। अगर यहाँ रबर और स्टील की बात की जाए तो आप प्रैक्टिकली सोचिए, एक रबर है और एक स्टील है, आपने इस पर पर्टिकुलर स्ट्रेस या फोर्स लगाया और इसको खींचा, ये रबर है ये स्टील है, तो रबर ज़्यादा खिंच जाएगी, स्टील कम खींचेगी, यानी स्ट्रेन जो होती है वो होती है डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल किस में कम आएगा, स्टील में कम आएगा, तो ओवरऑल वाई किसका ज़्यादा होगा, स्टील का ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल वाई स्टील का ज़्यादा होता है और ओवरऑल वाई रबर का कम होता है। रीजन इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेन जो होती है रबर में ज़्यादा होती है, स्ट्रेन रबर में ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू स्टील, एज कंपेरिजन टू स्टील। फार्मूले के हिसाब से स्टील की यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो ये इलास्टिक ज़्यादा होगा। शेप ऑफ ए रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। फंडामेंटल रीजन इसके पीछे मान लो पूछ दिया जाए, द शेप ऑफ द रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन बिकॉज इट टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश में इस जो मतलब मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया है वो स्फेरिकल शेप का ही होता है फॉर ए गिवन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंटम एनर्जी। बर्नौली थ्योरम की अगर बेसिक डेफिनेशन पे जाओ तो वहाँ पे आप देखेंगे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, हाँ, रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो ये जो फार्मूला बराबर कांस्टेंट होता है, इसमें प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी का समेशन कांस्टेंट रहता है। तो ये बेस तो एनर्जी पे होती है, और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो जो इम्पोर्टेंट ये रहता है कि अगर वो ये पूछे, अगर आप ध्यान से देखें, अगर वो ये पूछे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब अगर एनर्जी का इम्पोर्टेंस कंजर्वेशन का है तो इसमें एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए फ्लड पासेज थ्रू द कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ पाइप इट्स वेलोसिटी एंड प्रेशर डिक्रीज। जब कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ पाइप से जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और प्रेशर इंक्रीज करेगा, कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी कि प्रेशर डिक्रीज करेगा, ऐसे समझ लीजिए। जब यहाँ पे ज़्यादा स्पेस होगा फिर कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब वेलोसिटी प्रेशर पे डिपेंडेंट कैसे होती है, वही चीज़ मैं कह रहा था कि जो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखना। जब प्रेशर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रो जी एच करके, जो एम जी एच भी फॉर्मेट में लिख दो, मास के फॉर्मेट में यहाँ लिख दो, रो में ना लिखो तो भी वो पर्टिकुलरली वही अर्थ रखता है। तो आप यहाँ देखिए कि प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो चूंकि ये तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी घटेगी, और अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। ये बर्नौली की जो थ्योरम होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये निकल के आता है कि वेलोसिटी बढ़ाने पे प्रेशर घटता है। तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है, अगर फ्लड किसी कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ पाइप, मतलब आपका एरिया यहाँ पे कम हो गया तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई, और वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर घट गया, क्योंकि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कॉन्स्टेंट जो होता है बर्नौली थ्योरम में, उस कॉन्स्टेंटनेस को बनाए रखने के लिए ऐसा हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अब बात की जाए क्या फिजिक्स में इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? नहीं, इसके अलावा कम से कम 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं। हम आपको जो भी समय हमें बच रहा है, सुपर 60 बैच में जो चीज़ें हम कर रहे हैं अपने लेवल पे, उसकी रियलिटी बहुत इंटेंस है। इंटेंस इन द सेंस कि पूरा दिन उसी में चला जाता है, समय नहीं मिल पाता है। कुछ वीडियो जो मैं लीक से हट के डालता हूँ उसके पीछे मेरी इंटेंशन प्योर रहती है। अब सामने वाले को क्या लगे, जैसे कल किसी लड़के ने एक मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि आपने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात की, प्राइवेट वाले क्या उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। मैंने उस इंटेंशन से वो वीडियो बनाया ही नहीं था। मेरा इंटेंशन ये था कि अब सपोज अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट है, वो डिप्रेस है,
और वो मतलब अपनी कैपेबिलिटीज पे शक कर रहा है, तो उस सब को ध्यान में रख के बनाया था। इसका यहाँ पे ये कंपैरिजन का कोई सेंस नहीं था। हर स्टूडेंट अपने आप में बहुत कैपेबल है और बैकग्राउंड और कॉलेज केवल एक लिमिट तक मैटर करते हैं। उसके बाद निर्भर करता है कि आप चीज़ों को कितना जानते हैं और कितने बेसिक लेवल से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यही है, हम क्यों नहीं वीडियो डाल पा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर वो प्रोमिसेज पूरी नहीं की गई तो खुद के साथ अच्छा नहीं लगेगा। मुझे नहीं पता है कि मैं मतलब कम कंटेंट इस पे करके स्पेसिफिकली एग्ज़ाम कंडक्ट करा के उनके लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ वो किस लेवल तक सही या गलत है, लेकिन मेरी इंटेंशन बस इतनी है कि जो लोग उसमें जुड़े हैं वो सफल हो जाएं, और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए मैंने नॉन टेक बैच भी लॉन्च किया था कि टेक्निकल लेवल पे जनरली लोग कहते हैं मुझे सब आता है, मेरी कमांड है, मैं कर लूँगा, तो मैंने नॉन टेक बैच भी अलग किया था। और अभी भी अगर कुछ लोग नहीं जुड़े हैं, उन बेनिफिट से दूर हैं, तो वो या तो सेल्फ स्टडी करके अपने आप को इम्प्रूव करें, या तो अभी भी पॉसिबिलिटी है, मैं तो कहता रहता हूँ, मैं मेंशन भी कर दूंगा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे कांटेक्ट करिए। आप ऐसे नहीं आ सकते हैं कि टेल मी द प्राइस ऑफ द टेस्ट सीरीज, टेल मी द प्राइस ऑफ द बैच, ऐसे हम नहीं लेंगे, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अगर उस लेवल पे किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, उसका उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेन पर्पज सीधे सीधे पैसे कमाना है ही नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी लाइफ में इम्प्रूव ना हो, आप चीज़ों को बेटर तरीके से जान ना पाएँ, आप सफल ना हो पाएँ, फिर उस पैसे का मेरे लिए तो कभी कोई यूज हो ही नहीं सकता। तो मेरा बेसिक मीनिंग यही है कि अगर आप इन चीज़ों से, हम इसमें भी चीज़ें ऐसा नहीं है, अब फिजिक्स है, इसके बाद वक्त मिलेगा केमिस्ट्री भी डालेंगे, बायो भी डालेंगे, और एक दो मॉक टेस्ट जो उस बैच में रहेंगे वो ये आपके सामने डिस्कस भी करेंगे कि किस लेवल पे कर रहे हैं। हम मानते हैं कि आप लोगों में, बहुत लोगों की कैपेबिलिटी है कि जैसे हम मेहनत करके चीज़ों को बना रहे हो सकता है आप इससे बेहतर करके बना रहे हो, तो वो आई विल अप्रिसिएट दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग बाय देमसेल्व्स अप टू दैट मार्क। तो यही सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।